Good evening, friends. I'm Girish Paliwal, and it's the 15th part of most important question series. So, friends, first question we have here: who wrote Practical Criticism? So, friends, you will get most of the questions related to literary criticism in this video lecture. So, first question we have here: who wrote Practical Criticism? Practical Criticism किसने लिखा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो किसने लिखा करके पूछ रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास हैं जॉन रस्किन, आई रिचर्ड्स, विलियम इम्पसन एंड क्लिंथ ब्रूक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, आई रिचर्ड्स की बात करें तो इनको आइवो आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स इनका पूरा नाम है। और इन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये इनका एक ऐसे है जो इन्होंने लिखा है 1929 में। कब लिखा है? 1929 में इन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त इनकी एक और बुक है, इसी से रिलेटेड थोड़ा यहाँ पे बात कर लें तो 1925 में ये बुक इन्होंने लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत वाला प्रिंसिपल यहाँ पे है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म शॉर्ट में यहाँ पे एलसी कर दिया मैंने। और 1924 में ये बुक इन्होंने लिखी है। तो और दूसरी बुक की बात हमने यहाँ पे की प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो यहाँ पे है तो ये 1929 में। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ शॉर्ट में। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उस क्रिटिसिज्म को कहा जाता है जिसके बारे में ऑलरेडी एक तो क्रिटिसिज्म हो चुका है, दूसरा हम बात करें तो इज दैट एक्सरसाइज इन विच you are given a poem or an extract of a drama or play। किसी भी ड्रामा का आपको कोई एक अंश दे दिया जाता है या पोएम का कोई पोएम दी जाती है, उस जो आपने इससे पहले क्या नहीं की होती है, देखी नहीं होती है, दैट यू हैव नेवर सीन, दैट यू हैव बोल सकते हैं नॉट सीन बिफोर, जो आपने नहीं देखी है आज तक, ठीक है। एंड यू आर आस्क्ड टू राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इट, उसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है। यानी कि कोई ड्रामा मैंने आपको दे दिया या पोम दे दी जो आपने इससे पहले कभी नहीं देख रखी है, उसका आपको लिटरेरी में जो है यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए बोलता हूँ। और तो वो क्या कहलाएगा? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहलाएगा। या बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में डेलिबरेटली, जानबूझकर क्या कर देना, डेलिबरेट एप्लीकेशन ऑफ अ प्रीवियसली एलिबरेटेड थियरी, जो पहले से ही जो थियरी दी गई है, जो एलिबरेट की गई है, जिसका मूल्यांकन किया गया है पहले, उसका क्या करना, डेलिबरेट एप्लीकेशन, यानी कि जानबूझकर उसका क्या करना, एक फिर से प्रयोग करना उस पर। तो प्रैक्टिकल वर्ड से ही आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, तो इसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे, हु इज़ नॉन एज द नेम ऑफ फ्रेंच फ्राइड। फ्रेंच फ्राइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंच फ्राइड के नाम से यहाँ पे ऑप्शन हैं केट मिलेट, आई रिचर्ड्स, डब्ल्यू के विमचेट और जैक्स लांका। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैक्स लांका को जो है क्या कहा जाता है? फ्रेंच फ्राइड कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, हु रोड द बुक 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। किसने लिखी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी ये बुक? तो ये बुक यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं क्लिंथ ब्रूक्स, डब्ल्यू इम्पसन, डब्ल्यू के विमजेट, आर बी वेरन। तो फ्रेंड करेक्ट जो आंसर हो जाएगा विलियम इम्पसन हो जाएगा। विलियम इम्पसन ने ये बुक लिखी है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो हमें दिया गया है, 4th क्वेश्चन यहाँ पे है, द टर्म पैथेटिक फैलेसी वॉज कॉइन्ड बाई। अब पैथेटिक फैलेसी जो टर्म है ये किसने कॉइन किया था? तो पैथेटिक जो फैलेसी है ये कॉइन किया था, डायरेक्ट आंसर की बात करें तो जॉन रस्किन ने पैथेटिक फैलेसी जो टर्म है ये कॉइन किया था। इनकी बुक थी क्या? मॉडर्न पेंटर्स। क्या नाम था उसका? मॉडर्न पेंटर्स में इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म। और बात करें तो पैथेटिक फैलेसी का मतलब क्या होता है? तो पैथेटिक फैलेसी का मतलब होता है, पैथेटिक फैलेसी बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, व्हेन एन ऑथर गिव्स ह्यूमन इमोशंस एंड ट्रेड्स। ह्यूमन इमोशंस और ट्रेड्स को किस पे देता है? टू नेचर और इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स। जब जो ह्यूमन इमोशन है, जो ट्रेड्स हैं, उनको किसको दे देता है? किसी नेचर को, यानी कि उनकी क्वालिटी किसको दे देता है? किसी नेचर को या किसी इंटीमेट ऑब्जेक्ट को, तो उसे पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है। बढ़ते हैं इसी में, इससे रिलेटेड कुछ 2 वर्ड और हैं, 2 टर्म हमारे पास। ये पैथेटिक फैलेसी है, एक होती है इसमें, अभी पैथेटिक को हटा देते हैं, यहाँ पे अफेक्टिव कर देते हैं, अफेक्टिव फैलेसी। और दूसरा टर्म है हमारे पास है यहाँ पे इंटेंशनल फैलेसी। तो
ये टर्म किसने कॉइन कर रखे हैं? ये कर रखे हैं विमजेट एंड विएर्जले, जो आपको ए ऑप्शन दे रखा है। अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी टर्म्स कॉइंड बाय विमजेट एंड विएर्जले, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन ने। अब अफेक्टिव फैलेसी और जो इंटेंशनल फैलेसी होती हैं ये क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ। अफेक्टिव फैलेसी उसे बोलते हैं फ्रेंड्स, अफेक्ट, जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है अफेक्ट होना, यानी कि प्रभाव पड़ना किसी पे, तो बोल सकते हैं ये किसके लिए यूज़ की जाती हैं, इनको रेफर किया जाता है, बोल सकते हैं सपोज्ड एरर ऑफ जजिंग, यानी कि जो एरर ऑफ जजिंग है, जज करने का जो एरर है। दूसरी भाषा में बोले तो इवेल्युएटिंग अ टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन अ रीडर। अब मैं राइटर हूँ सपोज, अब मान लीजिए मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, तो मेरा इंटेंशन होगा कि मेरी जो अपनी जो इंटेंडेड मीनिंग होगी वो तो कुछ अलग होगी, क्योंकि मैं उस वर्ड को लिख रहा हूँ, तो मेरी जो अपनी फीलिंग्स हैं वो कुछ और हैं, मैं उनको अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे व्यक्त कर रहा हूँ। अब रीडर उनको पढ़ रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, उस पर उसका क्या अफेक्ट पड़ रहा है, अफेक्ट जो उस पर पड़ेगा उसका, तो वही अफेक्टिव फैलेसी होगी। यानी कि क्या अफेक्ट पड़ रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो मैंने जो वहाँ पे लिखा है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, और मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा इरादा क्या था वहाँ पे लिखने का उस चीज़ को, और उसका रीडर के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है। जो अफेक्ट पड़ेगा वो अफेक्टिव फैलेसी होगी, यानी रीडर रिस्पॉन्स बोलते हैं जिसको। और मेरा जो लिखने का जो इंटेंट था तो वो क्या कहलाएगा, इंटेंशनल फैलेसी कहलाएगी। अब अगर यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा मैं फैलेसी बताऊँ, फैलेसी क्या होती है, पहले फैलेसी वर्ड को थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ। फैलेसी वर्ड जो होता है, बोल सकते हैं एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये बेस्ड होता है, किस पे, राइटर के जो इंटेंशन एंड रीडर का रिस्पॉन्स होता है। राइटर का इंटेंशन और रीडर का रिस्पॉन्स, रीडर का रिस्पॉन्स क्या रहता है उस चीज़ के बारे में, और राइटर का इंटेंशन क्या था, राइटर का लिखने का मकसद क्या था, रीडर का जो है रिस्पॉन्स क्या रहा उसमें। तो जिस इंटेंशन से लिखा था कि उस रिस्पॉन्स की प्राप्ति हुई वहाँ पे। तो बात करें इंटेंशनल फैलेसी होती है, इंटेंशनल फैलेसी को बोल रहे हैं शॉर्ट में ऑफ फैलेसी इन्वॉल्विंग एन असेसमेंट ऑफ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन द ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग रादर देन द एक्चुअल रिस्पॉन्स टू द वर्क। जो रिस्पॉन्स एक्चुअल रिस्पॉन्स है वर्क का, उसकी तुलना में जो ऑथर का जो इंटेंडेड मीनिंग था उस पर डिपेंड करता है इंटेंशनल फैलेसी। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड एक और यहाँ पे एक थियरी दी थी, डेथ ऑफ द ऑथर करके, आपने सुना होगा डेथ ऑफ द ऑथर। डेथ ऑफ द ऑथर ये क्रिएशन भी है, एक ऐसे है, किसका ऐसे किसका है, ये रोनाल्ड बार्थे का है, रोनाल्ड बार्थे, BARTHES। थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है, तो राइटिंग पे नहीं जाना है आपको। रोनाल्ड बार्थे ने लिखा था क्या, डेथ ऑफ द ऑथर करके। तो इसको अगर बात करें तो कब लिखी गई थी, ये 1967 में ये बुक लिखी गई थी इनके द्वारा, यानी कि जो ऐसे लिखा गया था। और इसका जो ये फ्रेंच में लिखा गया था, फ्रेंच में इसका टाइटल था ले मॉर्ट डी आर्थर करके, आपने सुना होगा। यानी कि डेथ से रिलेटेड है, वहाँ पे भी आर्थर की, किंग आर्थर जो थे उनकी डेथ से रिलेटेड था। यहाँ पे भी ले मोटे करके यहाँ पे भी है, डी आर्टर करके है, आर्थर ने होके यहाँ पे आर्टर करके, AUTEUR करके ऐसे इसका टाइटल है, ला मॉर्ट डे ऑर्डर करके, यानी कि बोल सकते हैं डेथ ऑफ द ऑथर का जो फ्रेंच टाइटल है। और फ्रेंच क्रिटिक या लिटरेरी बोल सकते हैं, क्रिटिक थे, लिटरेरी क्रिटिक या थ्योरिस्ट बोल सकते हैं, रोनाल्ड बार्थे। तो इनकी थ्योरी थी डेथ ऑफ द ऑथर। डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब होता है फ्रेंड, अब जब कोई ऑथर कोई क्रिएशन यानी कि कोई भी चीज़ लिखता है तो उसका अपना इंटेंशन, जो अभी मैं बता रहा था इंटेंशनल फैलेसी, किस पर्पज़ से लिखा था उसे कोई नहीं जानता। अब जब रीडर जो होता है वो उसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिएट करता है। एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, एक ये जो बुक है डेथ ऑफ द ऑथर लीड्स टू इसमें आगे है लीड्स टू बर्थ ऑफ द रीडर। अब वो रीडर के बर्थ पे डिपेंड करती है। अब रीडर उसको कहने का मतलब है किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है, किस तरीके से उस चीज़ को समझता है, किस सेंस में उसको अप्लाई करता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, रीडर के ऊपर। मैंने कोई चीज़ लिख दी, मेरा इंटेंशन क्या था मैं जानता हूँ भाई, अब अगला बंदा उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, किस सेंस में समझ रहा है, तो वो इस पे डिपेंड करता है। इसलिए डेथ ऑफ द ऑथर करके यहाँ पे दिया था आपको। इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप आगे
नहीं रहेगा। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटन बाय। सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है? तो फ्रेंड्स सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखा जाता है केट मिलेट के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कब लिखा था इन्होंने? इन 1970 में इन्होंने ये लिखा था सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अब इसी से रिलेटेड दूसरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लूँ मैं यहाँ पे। तो सेक्सुअल, यहाँ पे एक टर्म वर्ड हमारे पास है टेक्सचुअल सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये पूरी दूसरी बुक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सेक्सुअल पॉलिटिक्स मैंने बता दिया केट मिलेट के द्वारा लिखी गई है, कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1970 में। और दूसरा टेक्सचुअल और सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो लिखी है वो टोरिल मोई ने लिखी है। और ये कब लिखी थी इन्होंने? 1985 में ये पब्लिश हुई थी। सॉरी फ्रेंड्स, 1985 में ये पब्लिश हो रखी है। तो इस टेक्सुअल सेक्सुअल पॉलिटिक्स के ये लिखा गया है टोरिल मोई के द्वारा, और जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है वो केट मिलेट के द्वारा लिखी गई। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, क्योंकि फ्रेंड्स आपके कमेंट्स का हमें भी इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम भी नए हैं कि हमें भी आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।